अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम आरिफ सर एट स्काई क्लासेस। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कुछ क्लास स्किप हुए थे बेटा, तो 11th क्लास के। तो आज वही बैकअप क्लास हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन, तो प्लीज़ आप इन लेक्चर्स को देखिएगा। तो हम यहाँ पर जो आज स्टार्ट करेंगे वो है किंगडम फंजे। किंगडम फंजे हम पढ़ रहे थे बेटा, तो बहुत सारे बच्चों का स्किप हुआ था, इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक मिनट। किंगडम फंजे। जी बेटा, ध्यान से आपको इस टॉपिक को पढ़ना है बेटा। बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक है ये, लेकिन समझने में बड़ा ही इजी है। तो हम क्या करेंगे, इजी तरीके से इसे पढ़ेंगे। आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन को अच्छे से समझ सकते हो और कोई भी रेफरेंस आप अच्छे से फिर पढ़ सकते हो इस लेक्चर को देखने के बाद। तो हम यहाँ पर स्टार्ट क्या करेंगे, ये जो किंगडम फंजे पहले ही हम बोल देते हैं, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर से बिलोंग करता है। तो इसमें लास्ट वाला किंगडम जो था हमारा किंगडम फंजे। किंगडम फंजे के बारे में अगर हम पहले ही देखें बेटा, तो हम इसमें कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे हम इसमें पढ़ेंगे बेटा, पहले ही हम इसमें देखेंगे कि फंजे जो होते हैं एक्चुअली ये व्हाट आर फंजे, फंजे क्या चीज़ है। ठीक है बेटा, एक तो हम ये पढ़ेंगे। दूसरा जो हम इसमें पढ़ेंगे फंजे के बाद, ये जो फंजे क्या है, इसके बाद हम देखेंगे इनका हैबिटाट क्या है। ठीक है बेटा, हम देखेंगे ये किस जगह पर रहते हैं ये फंजे। तीसरा हम देखेंगे बेटा इनका सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है। सेल के स्ट्रक्चर के बाद हम इनमें देखेंगे बेटा, फोर्थ वन देखेंगे न्यूट्रिशन। ठीक है बेटा, ये सब चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है बेटा, न्यूट्रिशन पढ़ना है इसमें। फिफ्थ वन जो हम पढ़ेंगे इनमें बेटा, देखेंगे इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती हैं बेटा। एंड जो फिफ्थ वन हम यहाँ सिक्स्थ वन हम पढ़ेंगे बेटा, वो हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बाद हम क्या पढ़ेंगे, हम इसमें पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। ठीक है बेटा, ये सब चीज़ें हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, ये फंगस क्या चीज़ें होती हैं एंड ये होते कैसे। अगर हम यहाँ पर फंजे की बात करें बेटा, सर ये फंजे क्या है, हमें कैसे दिखते हैं, कैसे होते हैं ये। आपने बेटा मशरूम खाए होंगे, तो मशरूम एक फंजे है। आपने बेटा यीस्ट देखा होगा, जो पिज़्ज़ा बनाते समय हम यूज़ करते हैं या रोटी बनाते समय बेकर्स यूज़ करते हैं, वो भी फंगस हैं बेटा। इसी तरह आपने देखा होगा बेटा जो प्लांट्स होते हैं उनके स्टम के नीचे बहुत सारे मशरूम, जैसे कश्मीरी में हम जिसको गुच्छी कहते हैं, या गुच्छी नहीं कनगछ कहते हैं, वो देखा होगा, वो भी मशरूम है। अच्छा, रोटी घर पे रखी होगी तो हम कहते हैं बासी रोटी है, तो उस रोटी पे वो कुछ थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर ग्रो कर गए होते हैं, तो वो भी वहाँ पर एक फंगस है। आपने रस्ट देखा होगा, वीट को कभी कभार रस्ट हो जाता है, वीट के लीव्स को, वो भी फंगस हैं। आपने क्या देखा होगा, और आपने देखा होगा बहुत सारे और भी, जैसे हमारे पास अगर आप वीट देखा होगा, उसके लीव्स को भी बीमारी हो जाती हैं, उस पर छोटे छोटे वो स्पॉट्स ग्रो कर जाते हैं, वो भी किसकी वजह से होते हैं, फंगस। दैट्स, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, ये फंगस हैं। ठीक है, पहले हम समझेंगे, यहाँ पर एक टर्म में लिखूंगा, एनसीईआरटी में नहीं है, पहले ही मैं ऐसी एक टर्म लिखूंगा, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी हम किस चीज को कहते हैं बेटा, माइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ फंजे। फंगस की स्टडी को हम क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं बेटा। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो आपको यहां पर याद रखना है बेटा, वो आपको ये याद रखना है, ये जो फंगस होते हैं ये ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड से निकला है बेटा, जिसका मतलब होता है टू फ्लोरिश। फ्लोरिश, फंगस क्या करते हैं बेटा, ये फ्लोरिश करते हैं, ये फैलते हैं। ठीक है, तो ये एक दो टर्म्स एनसीईआरटी में नहीं है, चलो फिर भी बड़ा इजी है, याद रख लो यार। चलो, इसके बाद हम सबसे पहले देखेंगे बेटा, जो अभी मैं आपको कह रहा था, हम देखेंगे ये जो फंगस होते हैं इनका हैबिटेट क्या है। तो पहला ही टॉपिक हमारा है बेटा हैबिटेट। शाबाश बेटा,
अगर हम यहाँ पर हैबिटाट की बात करें बेटा, तो हैबिटाट अगर हम फंगे का देखें तो हैबिटाट क्या होता है बेटा, प्लेस वायर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, वो जगह जहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म रहता है उसको हम हैबिटेट के नाम से जानते हैं। फंगस का हैबिटेट अगर हम देखें, इसके लिए एक टर्म यूज की है एनसीईआरटी ने, जिसको हम कहते हैं कॉस्मोपोलिटियन। इसका मतलब क्या होता है सर, कॉस्मोपोलिटियन, दैट इज ये पाए जाते हैं एवरीवेयर, ये आपको एवरीवेयर पाए जाएंगे। फंगस आपको हर जगह पर दिखेंगे। जैसे सर एग्जांपल, ये हमें डंप एंड शेडी प्लेसेस पे दिखेंगे, शेडी प्लेसेस पे दिखेंगे। शाबाश, ये ग्रो करते हैं, ग्रो ऑन वुड, वुड के ऊपर, ये आपको मॉइस्ट वुड जो होगी इसके ऊपर ग्रो करेंगे, ब्रेड के ऊपर ग्रो करेंगे, ठीक है बेटा, ब्रेड के ऊपर ग्रो करेंगे। शेडी प्लेसेस जो होती हैं वहाँ पर ग्रो करते हैं। अच्छा, डंप प्लेसेस पे, मॉइस्ट सॉइल के अंदर ये ग्रो करते हैं बेटा, मॉइस्ट सॉइल के अंदर ये ग्रो करेंगे बेटा। ये इनका कुछ हैबिटाट है, दैट इज ये कॉस्मोपोलिटियन है, एवरीवेयर पाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट आपको याद रखना है, एनसीईआरटी ने लिखा है क्या ऐसी कोई जगह है जहाँ पर फंगस नहीं पाए जाएंगे। अब हमें ये पॉइंट ध्यान में रखना है, ऐसी भी कुछ जगह हैं जहां पर फंगस ग्रो नहीं कर सकता है। एनसीईआरटी ने इसे कहा है रेफ्रिजरेटर जो होते हैं, रेफ्रिजरेटर जो होते हैं बेटा हमारे घर में, फ्रिज, उनमें ये ग्रो नहीं कर सकते हैं, नॉट ग्रो, क्योंकि बेटा वहां पर टेम्परेचर बहुत कम होता है। ये फंगस उन जगह पर ग्रो करते हैं जो अच्छी खासी वार्म प्लेसेस होती हैं एंड मॉइस्ट प्लेसेस होती हैं, वहां पर ये ग्रो करेंगे। रेफ्रिजरेटर के अंदर फंगस ग्रो नहीं करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए बेटा पहले ही इनका हैबिटाट जो हमने यहां पर पढ़ा। बात आई समझ में। इसके बाद जो हम देखेंगे बेटा, तो दूसरा टॉपिक हम देखेंगे फंगस की सेल का। हम देखेंगे इसकी सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, तो हम देखेंगे इसका सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर बेटा। शाबाश, अब ये बेटा हमारा हो गया टॉपिक नंबर 2। अब सेल स्ट्रक्चर में हम देखेंगे ये फंगस होते कैसे। पहले हम समझेंगे बेटा ये जो फंगस होते हैं ये मोस्टली ये होते हैं बेटा मल्टी सेल्यूलर। क्या होते हैं बेटा, मल्टी सेल्यूलर होंगे ये बेटा। मल्टी सेल्यूलर का क्या मतलब होता है सर, एक से ज़्यादा सेल, एक सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, ऐसे ही इनमें बहुत सारी सेल्स क्या होती हैं बेटा प्रेजेंट होती हैं, इनको हम कहते हैं मल्टी सेल्यूलर। लेकिन क्या सर कोई फंगस यूनिसेल्यूलर है? यस सर, एग्जैक्ट। सम और ये हम यहां पर इस पॉइंट को लिखेंगे बेटा, ये एक हो गया मोस्टली मल्टीसेल्यूलर होते हैं। दूसरा हम लिखेंगे सम और यूनिसेल्यूलर। कुछ आपको फंगस ऐसे भी दिखेंगे जो कि एक ही सेल से बने हैं। एग्जाम्पल हम यहां पर रखेंगे याद, एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी ने लिखी है 11th के चैप्टर में एक एग्जाम्पल है जिसको हम कहते हैं बेटा यीस्ट। ठीक है, यीस्ट जो है बेटा सैक्रोमाइसीस सेरेविसियस का साइंटिफिक नेम है। तो ये जो यीस्ट है बेटा ये यूनिसेल्यूलर होता है, और एक स्पीशीज है, ये 12th की एनसीईआरटी में ये नाम है बेटा, जिसको हम कहते हैं मोनस्कस परप्यूरियस। मोनस्कस परप्यूरियस जो है बेटा ये भी एक हमारे पास फंगस है जो कि यूनिसेल्यूलर होते हैं। शाबाश, बाकी क्या है, बाकी मल्टीसेल्यूलर है। 2 पॉइंट हो गए यहां तक। अभी हमने देखा ये एक मोस्टली मल्टीसेल्यूलर है और यूनिसेल्यूलर है एक्सेप्ट यीस्ट एंड मोनस्कस स्पीशीज। इसके बाद अगर हम देखें फंगस में हम पहले आपको एक पॉइंट यहां पर समझाना चाहते हैं बेटा। देखो, क्या आपने पढ़ा होगा एनिमल किंगडम के अंदर सबसे पहले जो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो आपने पढ़ी होगी उसमें आपने समझा होगा बेटा एक सेल है। ठीक है, सेल जब मिल जाती हैं बेटा तो बहुत सारी सेल्स ये बना लेती हैं बेटा टिश्यू। क्या बना लेती हैं? टिश्यू। टिश्यू के बाद कुछ बना लेते हैं, फिर बेटा टिश्यू के बाद बन जाते हैं ऑर्गन। ठीक है, फिर बन जाता है बेटा ऑर्गन सिस्टम, फिर बन जाता है बेटा
ऑर्गेनिज्म। नहीं आई बात समझ में? जरा ध्यान से देखो यार मैं क्या बोल रहा हूं। एनिमल किंगडम आपने पढ़ा होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा सेल्स मिल जाती हैं, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, 9th क्लास से भी पढ़ते आए हो। लेकिन फिर आप एनिमल किंगडम में एक चीज ये भी देखी होगी, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं कुछ की लेवल सेल्यूलर होती हैं, दैट इज वो एक सेल के बने हैं जैसे यीस्ट है। फिर कुछ बने हुए होते हैं इनके पास टिश्यू होते हैं, कुछ के पास ऑर्गन होता है, एंड कुछ के पास फिर ऑर्गन सिस्टम मिलकर बना लेता है ऑर्गेनिज्म, जैसे हम है। फंगस के पास अगर हम देखें बेटा टिश्यू लेवल जो होती है ना, सॉरी ये बॉडी लेवल जो ऑर्गेनाइजेशन इनकी होती है वो टिश्यू लेवल तक की होती हैं। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं फिर बेटा फंगस में, क्या हम लिख सकते हैं बॉडी, या हम ऐसे लिखेंगे दे हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनके पास जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं बॉडी की वो होती हैं बेटा टिश्यू ही तक। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए यहां पर। अब ये जो टिश्यूज होंगे बेटा, ये टिश्यूज भी कैसे होते हैं? ये टिश्यूज होते हैं बेटा लूजली अरेंज्ड। ये जो टिश्यूज होंगे, ये टिश्यूज क्या होते हैं बेटा? टिश्यूज आर लूजली अरेंज्ड। ये जो टिश्यू इनमें होते हैं बेटा ये लूजली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। बात आई आपको समझ में? फंगस अगर आप हाथ में उठाओगे बेटा, ये हाथ से भी आप तोड़ सकते हो क्योंकि इतने मुलायम होते हैं, क्योंकि इनके टिश्यूज जो होते हैं ये बहुत ही लूज होते हैं। इसको हम कहते हैं टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, एंड ये लूजली अरेंज्ड होते हैं। तो इनके जो बेटा ये टिश्यूज होते हैं ये हमें कैसे नजर आते हैं, इसके ऊपर हम ध्यान डालते हैं यहां पर। अगर हम इसके टिश्यूज को देखें बेटा, ये हमें दिखेंगे कैसे? तो हम ऐसे देखेंगे, इनके जो टिश्यूज होते हैं बेटा, टिश्यूज फॉर्म, ये इसका एक टिश्यू अगर हम देखें ना बेटा, ये कैसा स्ट्रक्चर बनाता है? फॉर्म्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा। ये जो इनमें बेटा टिश्यूज होते हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं ऐसे, ठीक है। कुछ ये अलग धागे जैसे स्ट्रक्चर, जिनको हम कहते हैं बेटा स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफ। इनको हम क्या कहते हैं बेटा? हाइफ कहते हैं। बात आई आपको समझ में? मैंने क्या कहा? ये जो टिश्यूज होते हैं बेटा ये थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको हम हाइफ कहते हैं। ये देखो, ये एक हाइफ हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा, फोर्थ, बहुत सारे ऐसे ही हाइफ बनते हैं बेटा। तो हम यहां पर अगर हाइफ का स्ट्रक्चर देखें तो मैं एक हाइफ यहां पर ये बनाऊंगा बेटा। ये देखो, ये ऐसे होते हैं ये हाइफ बेटा, ठीक है। इस वाले स्ट्रक्चर को, इस धागे जैसे स्ट्रक्चर को मैं जूम करके बना रहा हूं, बड़ा आपको दिखा रहा हूं, अदरवाइज ये आपको ऐसे दिखेंगे। बात आ रही है समझ में? तो इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं बेटा? हाइफ। ये जो हाइफ होता है बेटा ये क्या होते हैं? ये होते हैं दीज आर, ये क्या होते हैं बेटा? थ्रेड लाइक। ये धागे जैसे होते हैं बेटा, थ्रेड लाइक होते हैं। ये होते हैं सिलेंड्रिकल होते हैं बेटा, ठीक है। ये क्या होते हैं बेटा? थ्रेड लाइक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं ये हाइफ। बात आई आपको समझ में? हाइफ। अच्छा, अब ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये हाइफ, ये जब मिलते हैं बेटा तो एक स्ट्रक्चर बना लेंगे आगे जिसको हम कहते हैं माइसीलियम, ठीक है। उससे पहले हम इस हाइफ के बारे में और भी कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं बेटा। ये जो हाइफ होते हैं बेटा, तो ये क्या होते हैं? इस हाइफ को अगर हम यहां पर देखें, ये हाइफ दो तरह के फंगस के पास हो सकते हैं बेटा। कितने तरह के हाइफ होते हैं बेटा? 2 टाइप्स के हाइफ होते हैं बेटा फंगस के बाद पास। एक जो होता है बेटा, एक टाइप यहां पर हाइफ का, उसको हम कहते हैं बेटा ऐसे, मैं बना के दिखाऊंगा आपको। ये देखो ऐसे, इसको हम कहते हैं सेपिटेट हाइफ। सर ये सेपिटेट हाइफ क्या होता है? दैट इज इनकी सेल्स के बीच क्रॉस वॉल प्रेजेंट होता है। ये देखो बेटा, ये जो है
इसको हम कहते हैं बेटा सेप्टा, इसका नाम है बेटा सेप्टा, इसको हम सेप्टा के नाम से जानते हैं, या हम इसको बेटा क्रॉस वॉल के नाम से भी जानते हैं, इसको बीच में जो ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये हो गई सेपिटेट हाइव। लेकिन कुछ हाइव हमारे पास ऐसे भी होते हैं बेटा जो कि होते हैं एसेपिटेट। ये क्या होते हैं बेटा, ये एसेपिटेट हाइव होते हैं। सर ये एसेपिटेट हाइव क्या होता है, हम इसको बना के देखेंगे बेटा। दैट इज यहां पर अगर ये एक हाइव है तो इसके अंदर ये न्यूक्लियस होगा, ये भी न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है। बात आ रही है समझ में। अब ये जो न्यूक्लियस हैं, लेकिन सर इसमें एक चीज मिसिंग है, दैट इज क्रॉस वॉल, जैसे यहां पर थे, या सेप्टा वो एब्सेंट है। एसेपिटेट में क्या होता है बेटा, हमेशा लिखेंगे क्रॉस वॉल जो होते हैं बेटा इनके पास ये होते हैं एब्सेंट। ये आपको पता होना चाहिए, इनके बीच ऐसे क्रॉस वॉल ऐसे एब्सेंट होते हैं। इसकी वजह से ये हमें दिखते कैसे हैं बेटा, 10 दे अपीयर, 10 ये अपीयर कैसे होते हैं बेटा, ये अपीयर होते हैं मल्टी सेल्यूलर, यहां पर अगर आप देखो ये हाइफ आपको मल्टी सेल्यूलर दिखेगा क्योंकि इसके अंदर 1 2 3 4 न्यूक्लियस आपको दिखेंगे। इस मल्टी सेल्यूलर कंडीशन को हम क्या कहते हैं बेटा, सीनोसिटिक कंडीशन। क्या कहते हैं, सीनोसिटिक, सीनोसिटिक कंडीशन। नीट में ऐसा क्वेश्चन आया है बेटा, सीनोसिटिक कंडीशन या मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन किस हाइव में आपको पाई जाएगी, क्या एसेपिटेट में या सेपिटेट में। आपका ध्यान होना चाहिए एसेपिटेट में मिलेगी क्योंकि इसमें क्रॉस वॉल या एब्सेंट है। और ये अपीयर कैसे होता है, एनसीईआरटी ने लिखा है, ये जो एसेपिटेट हाइव है बेटा, ये आपको अपीयर कैसा होगा, ये हमें होता है फ्री ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, फ्री ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर मल्टी न्यूक्लियस होते हैं। ये देखो ये आपको एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा ऐसे, ठीक है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हैं और क्रॉस वॉल भी इसके बीच एब्सेंट है। ये हो गई बेटा इसकी बॉडी फॉर्म्स हाइव की। ठीक है, तो हाइव दो तरह के होते हैं, सेपिटेट होते हैं और होते हैं हमारे पास एसेपिटेट हाइव। ठीक है, अब अगर हम यहां पर आगे देखें इसको हाइव को, तो ये हाइव आगे मिलके क्या करेंगे सर, ये जो हाइव आगे मिलते हैं तो ये और एक स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा, उसको हम कहते हैं माइसीलियम। तो मैं लिखूंगा ऐसे, व्हाट इज माइसीलियम बेटा, माइसीलियम क्या चीज है बेटा, माइसीलियम क्या होता है बेटा, माइसीलियम इज अ नथिंग बट नेटवर्क ऑफ बेटा हाइव। जब बहुत सारे हाइव बेटा मिल जाते हैं, एक नेटवर्क बना लेते हैं, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं माइसीलियम। ठीक है, मानो कि एक हाइव था ऐसे, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये बहुत सारे हाइव जब मिल जाएंगे बेटा, ये कुछ ऐसे बेटा स्ट्रक्चर बना लेंगे बेटा, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर यहां पर बन जाएगा, ये नेटवर्क, इसको हम कहते हैं बेटा माइसीलियम। कच्छा है वहां समझ, बड़ा ही ईजी है यार। हाइव जब मिल गए बहुत सारे हाइव तो बना लेंगे माइसीलियम। मानो ये एक हाइव है, बहुत सारे हाइव ऐसे मिल गए तो इन्होंने बना लिया माइसीलियम। बात आई आपको अब समझ में बेटा। अब इस माइसीलियम के बारे में सर हमें और क्या समझना है, बहुत कुछ समझना है। क्या समझना है सर, बोल दीजिए। तो ये समझना है, ये जो माइसीलियम होते हैं बेटा, ये जो माइसीलियम होते हैं, माइसीलियम में ऐसे लिखूंगा, देखो माइसीलियम जो होते हैं ना बेटा, ये यूजुअली ग्रो करते हैं बेटा हॉरिजेंटली, ग्रो हॉरिजेंटली ऑन फूड। समझते हैं सर, यहां पर मानो कि यहां पर बेटा ये एप्पल है, ठीक है, ये एप्पल है, यहां पर डेड एप्पल है, तो इनके ऊपर हाइव ये माइसीलियम ग्रो कर गया फंगस का, तो ये चाहेगा इसके ऊपर ऐसे ग्रो करना। ठीक है, ये कोई माइसीलियम है, ये इसके ऊपर ऐसे ग्रो करना चाहेगा, ये हो गया फंगस, माइसीलियम इसका। ये क्या है, ये यहां पर डेड फूड है बेटा, इसके ऊपर ये फंगस ग्रो कर रहा है।
दैट्स ये माइसीलियम हमेशा चाहता है कि मैं ऐसे ही ग्रो करता रहूं ऑन फूड, लेकिन समटाइम्स ये क्या करेगा बेटा, समटाइम्स ये एरियल स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, ये वो खाने वाला फ्रूट नहीं है बेटा, इसका नाम हम रखते हैं फ्रूटिंग बॉडी। जैसे मैं अगर यहां पर लिखूं व्हाट इज फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है बेटा, तो मैं लिखूंगा यहां पर फ्रूटिंग बॉडी। देखो माइसीलियम के साथ बेटा ये टर्म रिलेट करती है बेटा, व्हाट इज फ्रूटिंग बॉडी एक्चुअल में जब हम देखते हैं ये फ्रूटिंग बॉडी जो होती है बेटा, ये कुछ भी नहीं होता है बट एरियल माइसीलियम होता है। ठीक है, जब ये माइसीलियम ऐसे हवा में ग्रो करेगा ऐसे ऊपर की ओर, इसको हम कहते हैं बेटा FB, फेसबुक नहीं सर, इसको हम कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी। बात आ रही है समझ में? दैट्स मैं लिखूंगा व्हाट इज फ्रूटिंग बॉडी बेटा, एरियल माइसीलियम। एरियल माइसीलियम, एरियल माइसीलियम क्या होता है सर, व्हेन माइसीलियम ग्रोज इन एयर, हवा में जब ये ग्रो करेगा ऐसे ऊपर की ओर, इसको हम कहते हैं बेटा फ्रूटिंग बॉडी। ये आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, ये जो फ्रूटिंग बॉडी होती है बेटा या ये एरियल माइसीलियम, ये होता है टिंटेड। ये एनसीईआरटी के ऊपर नहीं है ये वाला पॉइंट। सर व्हाट इज दिस टिंटेड, ये टिंटेड क्या होता है बेटा, इसके अलग अलग कलर होते हैं फ्रूटिंग बॉडी, इसीलिए तो आपने मशरूम बहुत सारे कलर्स के देखे होंगे, रेड कलर्स के देखे होंगे, ब्लैक कलर का देखा होगा, या वाइट कलर के भी होते हैं बेटा। ठीक है, एवं कुछ ब्लू कलर के भी होते हैं। दैट्स ये टिंटेड होता है बेटा डिफरेंटली ये फ्रूटिंग बॉडी। अच्छा सर, ये फ्रूटिंग बॉडी किस लिए फंगस बनाता है बेटा? ठीक है ना, ये भी सोचने की बात है। अगर ये फंगस ऐसे ये माइसीलियम ग्रो कर रहा था, लेकिन अब इसको ज़रूरत क्या आन पड़ी, ये इसको ज़रूरत क्या आन पड़ी, ये फ्रूटिंग बॉडी बना रहा है, इसको ये ज़रूरत आन पड़ी बेटा, ये फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर ये बनाएगा ऐसे स्पोर्स। इसके ऊपर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनेंगे जिनको हम क्या कहते हैं बेटा, स्पोर्स कहते हैं। दैट इज हम ऐसा लिख सकते हैं बेटा, ये जो फ्रूटिंग बॉडी होती है, फ्रूटिंग बॉडी होती हैं, ये क्या बनाती हैं बेटा, फॉर्म स्पोर्स, FRUTING। फ्रूटिंग बॉडी जो होती है बेटा, ये क्या फॉर्म करती हैं बेटा, फॉर्म्स स्पोर्स। ठीक है बेटा, तो यहां तक हमने क्या पढ़ा, यहां तक हमने ये पढ़ा फंगस जो होते हैं यूनिसेलुलर भी, लेकिन मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं। तो मल्टीसेलुलर सेल के जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, वो होती है टिश्यू लेवल ही तक, और ये जो टिश्यू होते हैं लूजली अरेंज्ड होते हैं, पढ़ा हमने। ठीक है, तो उसके बाद हमने देखा ये जो बेटा फंगस के ये टिश्यूज होते हैं, ये बनाते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसे स्ट्रक्चर, जिनको हम कहते हैं हाइफ। वो दो तरह के हमने देखे, सेपिटेट, एसेपिटेट। उसके बाद हमने जो देखा, ये जो माइसीलियम होता है ये बन जाता है जब बहुत सारे हाइफ मिल जाते हैं। देन इसके बाद हमने क्या देखा, ये माइसीलियम ऐसे ही ग्रो करना पसंद करता है। ठीक है, लेकिन कभी कभार ये हवा में ग्रो करता है, जिसको हम कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी। एंड इस फ्रूटिंग बॉडी पे क्या होता है, इस पे स्पोर बन जाते हैं, छोटे छोटे दाने। हम आगे देखेंगे ये स्पोर होते क्या हैं, इसको भी समझेंगे। दैट्स ये हो गया यहाँ तक आपको फंगस में फ्रूटिंग बॉडी ये एटसेट्रा। दूसरा पॉइंट जो हम देखेंगे बेटा, क्या फंगस के पास सेल वॉल होता है प्रेजेंट? हाँ होता है, क्योंकि बेटा हम कहेंगे जो फंगस होते हैं, फंगल या फंजे, सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ ये किस चीज से बनी हुई होती है बेटा, काइटिन से। एक केमिकल है बेटा जिसका नाम है काइटिन, ये इसकी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है बेटा। हम इसको यहां पर समझेंगे, मानो ये एक फंगस है, ये इसकी सेल वॉल है, इसकी सेल वॉल बनी हुई होगी बेटा ऐसे किसी केमिकल के साथ, ऐसे, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, काइटिन। सर क्या हमेशा काइटिन ही होगा? नहीं। क्या काइटिन के अलावा और भी कोई चीज़ हो सकती है? नहीं, काइटिन के अलावा हाँ सर और एक तो चीज़ होती है इसमें। सर कौन सी चीज़ है वो? काइटिन के अलावा इसमें होते हैं बेटा पॉलीसैकेराइड। बात आई आपको समझ में? दैट इज हमने क्या देखा बेटा, ये जो फंजे की सेल वॉल है ये बनी है काइटिन से प्लस पॉलीसैकेराइड। ये क्वेश्चन आपको नीट में आया था बेटा। नीट और नीट के क्वेश्चन भी सामने रखो, एनसीईआरटी भी सामने रखो, पूरा कंटेंट मिल रहा है आपको। बात आ रही है समझ में? ये हो गई सेल वॉल बाहर से। फिर अगर हम सेल के अंदर जाएं, मानो ये फंगस की एक सेल है यहां पर, ठीक है, ये सेल, इसको मैं वाइट कलर से आपको दिखाऊंगा बेटा। ये देखो, ये वाइट कलर से मैं जो दिखा रहा हूँ, ये एक सेल मानो, और भी सेल्स होंगी। इस सेल को अगर मैं आपको दिखाऊं
तो इस सेल के अंदर अगर हम देखें ये सेल केसी क्या होगी सर, आपने पढ़े होंगे बेटा दो तरह की सेल्स होती हैं, एक होती हैं प्रोकैरियोटिक, दूसरी होती हैं यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, एक्चुअल सेल्स के टाइप अलग अलग होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल में आपने देखा होगा न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, 70s राइबोसोम है बेटा, ठीक है, सेल वॉल भी प्रेजेंट हैं, और भी कुछ डिफरेंसेस हैं बेटा, सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं एब्सेंट हैं। ऑन द अदर हैंड ये एक फंगस जो होते हैं, एक्सेप्ट बैक्टीरिया, जो भी दुनिया में ऑर्गेनिज्म है वो यूकैरियोटिक हैं। तो हम कह सकते हैं अब ये जो फंगस की सेल होगी क्या ये भी यूकैरियोटिक होगी बेटा? हाँ सर, ये भी यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल दैट इज इसके पास क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं बेटा? इसके पास होगा न्यूक्लियस बेटा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होंगे प्रेजेंट, सब कुछ बिंदास होगा बेटा इसके पास, से कोई टेंशन नहीं होगी सर। और क्या इसके पास होगा? न्यूक्लियस के अलावा इसके पास होता है बेटा जैसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आपने देखे होंगे बेटा, इसके पास होंगे बेटा 80s राइबोसोम्स भी होंगे बेटा। अच्छा सर, इसके पास क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी अच्छा खासा होगा बेटा, जैसे आपने पढ़ा है, राइबोसोम्स भी पढ़े हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली पढ़े होंगे बेटा। और एक चीज़ क्या पढ़ी होगी बेटा आपने? माइटोकॉन्ड्रिया इसके पास होगा। हाँ सर, इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होते हैं, शाबाश, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा बेटा। अच्छा, क्या क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा? ये जो फंगस की सेल होती हैं बेटा इसमें होगा नो क्लोरोप्लास्ट। फंगस की सेल के पास बेटा आपको क्लोरोप्लास्ट हरगिज भी नहीं दिखेगा। अच्छा, जिस सेल के पास भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता था बेटा, ए से ये हो गया न्यूक्लियस एटसेट्रा, तो वो होती थी फोटोसिंथेटिक। क्या होती थी? फोटोसिंथेटिक। जैसे आपने पढ़ी होगी प्लांट की सेल हमने देखी, एल्गी की सेल देखी, उनके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हैं, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और अपना फूड खुद से ही बना सकते हैं। लेकिन ये जो फंगस की सेल हैं बेटा, इसके पास क्लोरोप्लास्ट, यहां पर याद होना चाहिए आपको, एब्सेंट होगा। इसकी वजह से बेटा हम अगर इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे, क्या ये हम कह सकते हैं ये हेटेरोट्रॉपिक होंगे? यस सर, हेटेरोट्रॉपिक वही ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे हमारे अंदर क्लोरोप्लास्ट सेल के पास नहीं है, सेल के पास क्लोरोफिल पिगमेंट जैसे क्लोरोफिल ए बी, ये सब चीज़ें भी एब्सेंट हैं, इसीलिए सेम इसमें ही होगा। अब और एक क्वेश्चन होगा आपका, सर क्या हम यहाँ पर न्यूक्लियस पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, ये राइबोसोम, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, ये सब चीज़ें यहाँ पर पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। क्यों सर? इसके लिए एक अलग चैप्टर है, सेल वाला चैप्टर। उसमें आप 70s 80s राइबोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ोगे, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर पढ़ोगे, क्लोरोप्लास्ट वो तो इसके अंदर है नहीं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली आप पढ़ोगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज एटसेट्रा, वो सब चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट होगा। लेकिन यहाँ पर इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो आगे एक चैप्टर में दिया है। बात आ रही है समझ में? ये होगी यूकैरियोटिक सेल, और ये हेटेरोट्रॉपिक सेल हैं, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है। फूड स्टोरेड बेटा, हर एक सेल के अंदर बेटा, जैसे हमने देखा था हमने देखा था बेटा फूड स्टोरेड होता है, ग्रीन एल्गी के पास, ब्राउन एल्गी के पास, रेड एल्गी के पास, इसी तरह इनके पास भी बेटा फूड स्टोरेड जो होगा सेल के अंदर, फूड स्टोरेड वो होगा बेटा ग्लाइकोजन। ठीक है बेटा, ग्लाइकोजन इनकी सेल के अंदर फूड स्टोरेड होता है फंगस की सेल के अंदर। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। तो अब हमारा हो जाता है बेटा यहां तक पहला और दूसरा वाला पोर्शन खत्म। जैसे पहले हमने पढ़ा था कि हैबिटेट इसका क्या है, दूसरा हमने देखा था कि इसकी सेल का स्ट्रक्चर एक्चुअल सेंस में कैसा है। बात आ रही है समझ में? सेल का स्ट्रक्चर हमने देखा था कैसा है, यूकैरियोटिक हैं, सब चीजें प्रेजेंट होगी, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, हेटेरोट्रॉपिक होंगे। अब अगर ये हेटेरोट्रॉपिक हैं तो हम इसके पढ़ लेते हैं बेटा अब न्यूट्रिशन। क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, अच्छा सर ये न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है बेटा मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। ठीक है, पीछे मैं आपको बोलता आया हूं मोड ऑफ ऑब्टेनिंग
ऑब्टेनिंग फूड। एक ऑर्गेनिज्म किस तरीके से अपने फूड को बेटा खाता है, लेता है अंदर सेल्स के अंदर, बॉडी के अंदर, तो इसको हम कहते हैं बेटा न्यूट्रिशन। फंगस की न्यूट्रिशन को अगर हम यहाँ पर बेटा डिवाइड करें तो इसकी न्यूट्रिशन को हम बेटा डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 3 पार्ट्स में बेटा। ठीक है, जो सबसे पहला वाला पार्ट हो गया बेटा हमारा, वो हो गए सैप्रोफाइट्स। फंगस होते हैं, कुछ का मूड ऑफ न्यूट्रिशन होता है बेटा सैप्रोफाइट। ठीक है, कुछ का मूड ऑफ न्यूट्रिशन होगा बेटा सैप्रोफाइट के बाद होते हैं, कुछ होते हैं पैरासिटिक। ठीक है बेटा, हो गए 2। तीसरा जो हमारे पास होगा बेटा पैरासिटिक के बाद, वो सर कौन सा होगा, उसको हम कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ये तीनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने अलग अलग करके यहां पर बेटा पढ़ने हैं। ठीक है, एनसीईआरटी ने लिखे। इससे पहले आपने जो प्रीवियस टॉपिक देखे होंगे उसमें हमने कोई एक भी टॉपिक अभी तक छोड़ा नहीं है। ठीक है, कोई भी एनसीईआरटी की लाइन स्किप नहीं की है, तो आप इसके ऊपर ध्यान रखिएगा प्लीज। तो हम पहले ही करेंगे बेटा डिस्कस यहां पर किन को, सैप्रोफाइट्स को बेटा। ठीक है, तो यहां पर हम डिस्कस किन को करेंगे बेटा, सैप्रोफाइट्स को बेटा। सैप्रोफाइट्स, देखो सैप्रोफाइट्स कौन से फंगस होते हैं बेटा, ये वो फंजे होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग चीजों के ऊपर ग्रो करते हैं बेटा। ठीक है, डेड एंड डिकेइंग, जैसे हमने लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया देखा था, दूध के ऊपर ग्रो कर रहा था, तो वो डेड एंड डिके चीज पे ग्रो कर रहा था। इसीलिए इसी तरह कुछ सैप्रोफाइटिक हमारे पास फंगस होते हैं बेटा, जो कि ग्रो किसके ऊपर करते हैं, ये ग्रो करेंगे बेटा, ये ग्रो करते हैं बेटा डेड एंड डिकेइंग, डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर ये बेटा ग्रो करते हैं। इनको हम कहते हैं सैप्रोफाइट्स। बात आई समझ में, सैप्रोफाइट्स किसके ऊपर ग्रो करते हैं, डेड एंड डिकेइंग चीजों के ऊपर। ठीक है, अच्छा सर, डेड एंड डिकेइंग चीजों के ऊपर तो ग्रो करते हैं, लेकिन किस तरीके से ये अपनी न्यूट्रिशन को बेटा अंजाम तक पहुंचाते हैं, ये कैसे करते हैं, हम देखेंगे। यहां पर मानेंगे बेटा, मानो कि यहां पर कोई एक लीफ है ऐसे। ठीक है बेटा, ये एक लीफ है यहां पर बेटा। ठीक है, या अभी फ्रेश लीफ फॉल हुआ है बेटा ऊपर से, या बहुत सारे लीव्स मानो यहां पर है। अच्छा, इन लीव्स के ऊपर मानो कि बेटा फंगस ग्रो कर गया। यहां पर मैं एक फंगस बनाऊंगा ऐसे। ठीक है, ये मानो एक बेटा माइसीलियम है, किसका, ये माइसीलियम है फंगस का। अगर ऊपर की ओर ऐसा स्ट्रक्चर बना दे बेटा, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, वो किसके लिए बनाएगा, स्पोर्स के लिए। स्पोर्स क्या है, आगे समझेंगे। अब देखो सैप्रोफाइट्स हैं, ये यहां पर ये माइसीलियम है, तो ये इस लीफ के ऊपर ग्रो कर रहे हैं, ये डेड चीजें यहां पर, या मानो यहां पर एप्पल वैपल भी हैं, इनके ऊपर भी ग्रो कर रहा है माइसीलियम। ये माइसीलियम क्या करेगा, देखो आउटसाइड सेल, या मैं इसे लिखूंगा माइसीलियम जो होता है बेटा, ये सिक्रीट करेगा। ये सिक्रीट क्या करेगा बेटा, ये माइसीलियम, हम शॉर्ट में इसको ऐसे दिखाएंगे, ये जो माइसीलियम है बेटा, ये रिलीज करेगा, रिलीज क्या ये चीज करेगा बेटा, एंजाइम्स। ठीक है, ये जो माइसीलियम है ये रिलीज करेगा कुछ एंजाइम्स। एंजाइम्स की वजह से क्या होगा बेटा, ये जो बेटा डेड एंड डिकेइंग फूड है यहां पर, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। फूड हो जाएगा, ऐसे में लिखूंगा लार्ज, जो फूड पार्टिकल हैं बेटा, फूड पार्टिकल हैं, ये ब्रेक हो जाते हैं बेटा किसमें, ये लार्ज फूड पार्टिकल हो जाते हैं इनटू स्मॉल फूड पार्टिकल्स में बेटा। किन में ये कन्वर्ट हो जाएंगे, जो स्मॉल फूड पार्टिकल्स, या हम ऐसे अच्छा लिखेंगे कि वाटर सॉल्युबल, स्मॉल वाटर सॉल्युबल फूड पार्टिकल्स में। क्या देखा हमने,
ये जो माइसीलियम है बेटा, ये माइसीलियम क्या करेगा, ये रिलीज करेगा कुछ एंजाइम्स। ये जो एंजाइम्स को रिलीज करेगा, ये इस फूड पार्टिकल्स को यहां पर बेटा छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देंगे, ऐसे इस लीफ को तोड़ दिया जाएगा ऐसे, ठीक है। इसकी वजह से ये जो लीफ है अब ये ए से कन्वर्ट हो जाएगा इन वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स में, ए से, ठीक है। ये वाटर सॉल्युबल बन गया अब ये इसका फूड। अब जब ये पानी में सॉल्युबल हो जाएगा तब ये फंगल सेल इसको क्या कर लेगी बेटा, फंगल की सेल इसको क्या कर लेगी बेटा, अब्जॉर्ब। फिर हम ऐसे लिखेंगे माइसीलियम इसको क्या कर लेगा बेटा, माइसीलियम इसकी बेटा कर लेगा अपटेक। सर माइसीलियम ने इतनी परेशानी क्यों की? इसलिए की क्योंकि इस माइसीलियम के पास तो मुंह नहीं है हमारी तरह, उठा लेगा कोई भी चीज खा लेगा। तो इस बेचारे को क्या करना है, ये पत्ता तो इतना बड़ा है, लीव्स तो इतने बड़े हैं, ये फ्रूट्स ये इनको ऐसे डायरेक्टली नहीं खा सकता, ये इनको पहले छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स में ब्रेक करेगा। तो ये जो फूड पार्टिकल्स अब हैं ये पानी में यहां पर मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। जैसे छोटे बच्चे की एग्जांपल मैं देता हूं, छोटे बच्चे जो होते हैं 1 महीने के या 3 महीने के, उनको हम डायरेक्टली अगर बिस्किट दुकान से लाते हैं ऐसे ही नहीं खिलाते हैं, वो पहले दूध में डालते हैं, फिर वो वहां पर मिक्स हो जाते हैं दूध के साथ, फिर वो दूध पिला देते हैं, वो लिक्विड जैसा। इसी तरह ये भी इनको ब्रेक डाउन करता है, तो ये वाटर सॉल्युबल फूड हो जाता है, फिर इसको अपटेक कर लेता है। ये हो गए सैप्रोफाइट्स। अब ये जो सैप्रोफाइट्स हैं बेटा, ये वाला पॉइंट एनसीईआरटी ने तो नहीं लिखा है, लेकिन हम पढ़ लेते हैं, उतना मुश्किल भी नहीं है। ये जो सैप्रोफाइट्स होते हैं बेटा, ये जो सैप्रोफाइट्स होते हैं ये 2 तरह के होते हैं बेटा। सैप्रोफाइट्स 2 तरह के होते हैं। एक हो गया हमारा बेटा जिसको हम कहते हैं फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स। दूसरा जो हमारे पास हो गया बेटा उसको हम कहते हैं ओब्लिगेट। क्या कहते हैं बेटा, दूसरे को हम कहते हैं बेटा ओब्लिगेट सैप्रोफाइट्स, ठीक है बेटा, ओब्लिगेट सैप्रोफाइट्स। देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा। ये जो फैकल्टेटिव होते हैं बेटा ये ओनली एंड ओनली ग्रो कर सकते हैं बेटा किन पे, सिर्फ डेड एंड डिकेइंग चीजों पे, नहीं सॉरी, ये जो ओब्लिगेट होते हैं ये सिर्फ ओनली एंड ओनली डेड एंड डिकेइंग चीजों पे ग्रो करेंगे। इनके पास अल्टरनेट मूड ऑफ न्यूट्रिशन और कोई नहीं होता है। हम ऐसे लिखेंगे ये ओनली ग्रो करेंगे, ओनली ग्रो करते हैं बेटा, ओनली ग्रो एज सैप्रोफाइट्स। ये सिर्फ बेटा सैप्रोफाइट्स ही यहां पर ग्रो करते हैं। बात आई आपको समझ में, एज अ सैप्रोफाइट ही ये ग्रो करते हैं, ठीक है। लेकिन ये फैकल्टेटिव जो देखें हम बेटा ये बेईमान टाइप के हैं। क्यों? अगर इनको डेड एंड डिकेइंग मैटर मिल रहा है तो उस पर ग्रो करेंगे, डेड एंड डिकेइंग मैटर नहीं मिल रहा है तो ये पैरासाइट या और कोई मूड ऑफ न्यूट्रिशन चुन लेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, दे स्विच their mood of nutrition according to, ठीक है बेटा, according to situation, according to या food present। अगर इनके पास बेटा फूड प्रेजेंट है, डेड एंड डिकेइंग मैटर, उसके ऊपर ग्रो करेंगे। डेड एंड डिकेइंग मैटर नहीं है तो टेंशन की बात नहीं लेने का, ये किसी और के ऊपर ग्रो कर सकते हैं। ये हो गया बेटा सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स के बाद हम देखेंगे और एक मूड ऑफ न्यूट्रिशन जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, इनको हम कहते हैं पैरासाइट। क्या कहते हैं? पैरासाइट। ये जो पैरासाइट होते हैं बेटा ये ग्रो करते हैं बेटा, ग्रो ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये ग्रो करते हैं बेटा। एंड ये क्या कॉज करते हैं बेटा, ये कॉज करते हैं बेटा डिजीजेस, ठीक है बेटा। ये लिविंग के ऊपर ग्रो करेंगे एंड कॉज करते हैं डिजीज। समझो यहां पर ये मानो कि यहां पर ये एक प्लांट है यहां पर, ठीक है, ये इसके मानो ये लीव्स हैं इसके, ठीक है। ये प्लांट कौन सा है बेटा, ये मानो कि वीट का प्लांट है। इस वीट के प्लांट के ऊपर कोई फंगस यहां पर ग्रो करेगा, ठीक है, शाबाश। वीट के प्लांट के ऊपर ऐसे लीफ के ऊपर आप देखोगे बहुत सारे स्पॉट लग गए होते हैं, कशिर पॉइंट दाग। इस वीट के प्लांट को ऐसे बहुत सारे स्पॉट्स ग्रो कर जाते हैं ऊपर। वो स्पॉट्स क्या होते हैं बेटा, वो एक्चुअली होते हैं फंगाई।
ये फंगस होता है एक्चुअली, ठीक है। इसके ऊपर एक्चुअली में ये फंगस होता है, या आपने तो देखा ही होगा जो हमारे बाग होते हैं घर पे, ठीक है, उनमें तो बहुत सारे फंगस ग्रो करते हैं, इसीलिए तो हम इतने सारे उनको वो स्प्रे करते रहते हैं ताकि इन फंगस से बचा जाए। ये जो पैरासाइट होते हैं ये ग्रो करते हैं बेटा किन के ऊपर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, एंड कॉज करते हैं डिजीजेस को। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं बेटा, एक है उस्टिलैगो। ये जो उस्टिलैगो है एनसीईआरटी ने लिखा है, एक फंगस है जो कि बेटा रस्ट कॉज करता है, किसको बेटा, ये रस्ट कॉज करता है बेटा मस्टर्ड को। ये मस्टर्ड प्लांट को बेटा रस्ट कॉज करता है। इसी तरह बेटा ये जो हमने देखा ये वीट प्लांट, इसको कौन कॉज करेगा, उसको हम कहते हैं पक्सीनिया। ये जो पक्सीनिया है बेटा ये रस्ट कॉज करता है किसको, वीट प्लांट को, ठीक है, वीट को ये बीमारियां काज करते हैं। तो ये पैरासिटिक फंगस हैं। अब ये जो पैरासिटिक होते हैं बेटा ये भी दो तरह के होते हैं, ये भी दो तरह के होंगे बेटा, एक होगा फैकल्टेटिव, कुछ होंगे इनमें बेटा फैकल्टेटिव होते हैं, वो फैकल्टेटिव होंगे। अच्छा, कुछ होते हैं बेटा वो फैकल्टेटिव ना होके वो क्या होंगे, वो होते हैं ओब्लिगेट, वो होते हैं बेटा ओब्लिगेट। अब ये फैकल्टेटिव पैरासाइट एंड ओब्लिगेट पैरासाइट में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि हमने इनको पीछे अच्छे से पढ़ा, बात आई समझ में। अब इसमें बेटा लास्ट वाला मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो है आपके पास सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है बेटा, हम इसको ऐसे समझेंगे, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ ही रहते हैं। ये जो सिम्बायोटिक फंगस होते हैं बेटा ये भी रहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ ही, लेकिन ये डिजीजेस काज नहीं करते हैं बेटा। आपने देखा पैरासाइट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं लेकिन बीमारियां काज करते हैं, ये भी रहेंगे लिविंग के साथ लेकिन बीमारियां काज नहीं करते हैं बेटा। सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है बेटा, ये रहते हैं बेटा म्यूचुअली, ये रहते हैं बेटा म्यूचुअली विद अदर लिविंग होस्ट्स के साथ, या लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ रहते हैं मगर दोस्ताने के साथ ये वहां पर रहते हैं, ये एक दूसरे के साथ लड़ाई या नुकसान काज नहीं करते हैं बेटा। ये जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है ये हम यहां पर दो तरह की एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे बेटा लाइकन्स। लाइकन्स क्या होते हैं बेटा, एनसीईआरटी ने लिखा है लाइकन्स होते हैं फंगस एंड बेटा एल्गी के बीच बेटा जब दोस्ताना हो जाता है उसको हम कहते हैं बेटा लाइकन। याद रखना बेटा लाइकन क्या है, मानो ये यहां पर ऐसे, यहां पर ये एक माइसीलियम है किसका, फंगस का, इसके बीच रह रहा है बेटा ये वाइट 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 जो मैं दिखा रहा हूं, ये आप समझो कि ये क्या है, ये एल्गी है, ठीक है, एल्गी। एल्गी हम आज बेटा प्लांट किंगडम तो पढ़ ही रहे हैं। प्लांट किंगडम में आपने ये चीज देखी होगी, ये जो एल्गी होते हैं ये फोटोसिंथेटिक होते हैं क्योंकि ये प्लांट्स हैं। अब जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है ऑब्वियसली वो तो फूड बनाएगा, तो ये एल्गी बनाता है बेटा यहां पर फूड। क्या बनाता है, फूड। शाबाश, एल्गी ने फूड को बनाया। अच्छा सर, ये जो फंगस होता है बेटा ये इस एल्गी को के लिए प्रोवाइड करता है शेल्टर बेटा। क्या प्रोवाइड करता है, शेल्टर। ये शेल्टर देगा इसको, ये शेल्टर देता है एल्गी को। एल्गी साहब फूड सिंथेसिस करता है बेटा फोटोसिंथेसिस की वजह से, एंड ये फूड प्रोवाइड करता है फिर किनको, इन फंगस को, ठीक है। क्या ये यहां पर दोस्ती एक दूसरे के साथ दिखा रहे हैं, यस सर एग्जैक्टली, ये एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, फायदा दे रहे हैं, इसलिए हम ऐसी इसको कहते हैं बेटा सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ये देखने को मिलेगी एल्गी एंड फंगस के बीच बेटा, तो इनको हम कहते हैं लाइकन्स। ये नीट में बेटा पूछा भी गया क्वेश्चन है, ये जो लाइकन होते हैं ये कौन कौन सा, क्या ये बैक्टीरिया एंड एल्गी होगा, बैक्टीरिया एंड फंगस होगा, या फंगस एंड एल्गी होगा, ठीक है। शाबाश। दूसरी जो यहां पर है बेटा वो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन में हम पढ़ेंगे लाइकन्स और हम पढ़ेंगे बेटा माइकोराइजा।
शाबाश, समझो ये माइकोराइजा क्या होता है बेटा। माइकोराइजा हम देखेंगे ये होती है म्यूचुअल एसोसिएशन ऑफ फंगस विद द रूट्स ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म, हायर प्लांट्स। यहां पर मैं एक बड़ा प्लांट बनाऊंगा बेटा, ठीक है, ये मानो ये प्लांट है यहां पर कोई, ये इसके रूट्स हैं यहां पर, ठीक है, ये इस प्लांट्स के रूट हैं यहां पर। इन रूट्स के साथ क्या ग्रो करेंगे बेटा, फंगस ग्रो करेंगे। यहां पर देखो बहुत सारे फंगस ऐसे इनके साथ ग्रो कर गए यहां पर, ठीक है, ये फंगस है यहां पर। अब ये फंगस क्या करेंगे बेटा, ये फंगस प्रोवाइड करते हैं बेटा न्यूट्रिशन, सॉरी न्यूट्रिशन नहीं, हम कहेंगे मिनरल्स विनरल्स, ये जमीन से निकालेगा, क्योंकि फंगस आपको पता ही बेटा ये होते हैं सेप्रोफाइट्स, तो ये यहां से निकालेंगे बेटा मिनरल्स, ये मिनरल्स प्रोवाइड करेंगे एटसेट्रा प्लांट के रूट को, एंड प्लांट का रूट जो है बेटा ये प्रोवाइड करेगा इसको फूड, ठीक है बेटा, ये प्लांट के रूट्स इस फंगस को देंगे बेटा फूड, एंड ये जो फंगस हैं ये इसे एब्जॉर्ब करके देगा सॉइल से बेटा मिनरल्स एटसेट्रा, ठीक है। इस एसोसिएशन को हम कहते हैं बेटा माइकोराइजा। तो यहां पर भी अगर हम देखें एक दूसरे को ये डिजीजेस हरगिज भी काज नहीं करते हैं बेटा, रादर एक दूसरे को यहां पर फायदा ही आ रहा है। ये हो गई सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो यहां तक हो गया हमारा और एक टॉपिक खत्म, दैट इज न्यूट्रिशन, ठीक है। सेल का स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ा और हमने क्या देखा, ये जो सेल के स्ट्रक्चर से पहले पढ़ा हैबिटेट वो भी पढ़ लिया। तो अब हम इसमें जो पढ़ेंगे बेटा वो पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे बेटा, रिप्रोडक्शन। एक्चुअली अगर आप देखोगे बेटा एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी ने ज़्यादा फोकस अगर आप देखोगे इसी टॉपिक के ऊपर किया है, ठीक है। नीट वाले बच्चे, 11th वाले बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं इस टॉपिक में, दुर्घटना कर देंगे हम इस टॉपिक की, तो प्लीज़ आप कृपया करके ध्यान रखें। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा, हमने लिविंग वर्ल्ड में इसकी डेफिनेशन अच्छे से समझी थी। ये वो बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने बच्चों को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। या तो वो बच्चे अपने माँ बाप जैसे एग्जैक्ट होंगे, क्लोन्स होंगे, या तो उनसे थोड़े डिफरेंट होते हैं। इस प्रोसेस को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। फंजे की रिप्रोडक्शन अगर हम देखें बेटा, यहां पर फंगस की ये जो रिप्रोडक्शन होती है बेटा, यहां पर ये होती है हमारे पास बेटा अलग अलग टाइप्स की। पहले हम यहां पर देखें रिप्रोडक्शन में, तो हम किसको पहले ही देखेंगे, वेजिटेटिव। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपको पता ही है बेटा, ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है बेटा, एसेक्सुअल टाइप ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पीछे डिस्कस किया था, जिसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, गेमेट्स नहीं बनते हैं बेटा, जाइगोट नहीं बनता है, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होती है। ऐसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम कहते थे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये भी एक टाइप है। वेजिटेटिव कैसे होती है बेटा, ये होती है 3 टाइप्स की। पहला ही जो हम देखेंगे यहां पर, पहला ही हम जो यहां पर देखेंगे बेटा, फर्स्ट वन दैट इज फ्रेगमेंटेशन। व्हाट, फर्स्ट fragmentation. Fragmentation is nothing but there is a process where fungus mycelium या hive get broke down into the 2 or more pieces. नहीं आई बात समझ में। फ्रेगमेंट जैसे हम कहते हैं बेटा हिस्से करना, फ्रेगमेंट का मतलब होता है हिस्से होना। तो इसमें क्या हम इसे लिखेंगे एज फंगस या फंजे आर मल्टी सेल्यूलर। ये जो फंजे होते हैं बेटा ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं बेटा। 10 ये क्या दिखा सकते हैं बेटा, कैन शो। ये क्या दिखा सकते हैं सर हमें, मूवीज नहीं, ये दिखा सकते हैं हमें फ्रेगमेंटेशन। सर इसे समझाइए थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके। ये देखो मानो कि ये एक फंगस है, यहां पर इसका माइसीलियम है यहां पर ऐसे, ठीक है। तो ये मल्टीसेलुलर है, ये ब्रेक हो सकता है यहां पर, ये मानो कि ऐसा ही ब्रेक हो गया यहां पर 2 हिस्सों में। तो इसका ये हिस्सा अलग से दूसरे फंगस को बना देगा बेटा, इसका ये हिस्सा अलग से दूसरे फंगस को बना देगा बेटा। इसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। दूसरा जो टाइप है बेटा इसका, पहला हो गया फ्रेगमेंटेशन, दूसरा हो गया बेटा फ्रेगमेंटेशन के बाद बडिंग।
बडिंग क्या होता है बेटा, फंगस के बाहर कुछ बड जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, दाना जैसा स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं बड। एग्जाम्पल हम लेंगे बेटा, यीस्ट को आप याद रखोगे। यीस्ट, इसको हम कहते ही हैं बेटा, एक्चुअली जो इसका नाम है वो है सैक्रोमाइसीस सेरेविसिए। सेरेविसिए, या हम इसको कहते हैं बेटा और एक नाम भी, बडिंग यीस्ट। बडिंग यीस्ट के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ये होगा कैसे सर एक्चुअल में, ये यहां पर इस बडिंग को हम समझते हैं। ये एक यीस्ट है, बेकर्स यीस्ट जो होता है, सैक्रोमाइसीस सेरेविसिए, या हम इसको बडिंग यीस्ट कहते हैं। इसके ऊपर ये यहां पर न्यूक्लियस होगा, तो बाहर की ओर एक दाना जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम कहते हैं बेटा बड। ये बड क्या हो जाएगा बेटा, ये यहां से डिटैच हो जाता है, अलग हो जाएगा, तो ये एक फंगस है, एंड ये बड से बन जाएगा दूसरा यीस्ट हमें बेटा। बात आई समझ में? तो दो यीस्ट बन गए। क्या यहां पर दो पेरेंट इन्वॉल्व हुए? एग्जैक्ट बिल्कुल भी नहीं सर, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हुआ। तो ये हो गई बडिंग। बडिंग के बाद जो हम और एक इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये रिप्रोडक्शन देखेंगे वेजिटेटिव में, वो थर्ड है बेटा फिशन। ये भी एक यीस्ट में होता है बेटा, जिसका नाम है फिशन यीस्ट। फिशन यीस्ट, इसका भी वही साइंटिफिक नेम है, सैजो, SCHI सैजो सैक्रोमाइसीस सेरेविसिए। ये इसका साइंटिफिक नाम है, इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखोगे कोई बात नहीं है, लेकिन इतना याद रखो फिशन होता है फिशन यीस्ट में। अब इसमें क्या होगा, ये एक यीस्ट है यहां पर ऐसे, ये इसका न्यूक्लियस है यहां पर, तो ये यहां से बेटा कट जाएगी दो हिस्सों में ऐसे, तो ऊपर की ओर जो हिस्सा आएगा इससे अलग यीस्ट, नीचे वाले से अलग यीस्ट, इसको हम कहते हैं फिशन। तो चलते हैं बिल्कुल आगे हम बेटा। दूसरा जो मूड ऑफ इसमें रिप्रोडक्शन होगा बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल। एसेक्सुअल मूड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल, फिर से वही, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा, गेमेट्स नहीं बनेंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, जाइगोट नहीं बनेगा, कोई टेंशन ही यहां पर नहीं है हमें। तो एसेक्सुअल मूड ऑफ रिप्रोडक्शन में हम क्या देखते हैं, पहले ये होती कैसे, ये होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय मीन्स ऑफ बेटा स्पोर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन occurs by spores। फिर से परेशान सर ये स्पोर क्या है, इसे तो समझाओ। स्पोर को समझते हैं यहां पर। स्पोर होते हैं बेटा स्मॉल, ये छोटे होते हैं, हमेशा होते हैं बेटा हैप्लाइड। स्पोर हमेशा स्मॉल होते हैं, छोटे, हैप्लाइड होते हैं बेटा, ठीक है, हैप्लाइड होते हैं, स्मॉल होते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, स्पोर्स, ठीक है। और ये होंगे बेटा सिंगल सेल, ये भी याद रखो, ये एक सिंगल सेल होते हैं, स्मॉल होते हैं, हैप्लाइड होते हैं, ठीक है। इस चीज को हम कहते हैं स्पोर। ये दिखेगा कैसे, कुछ ऐसे दाने जैसे होंगे ये बेटा, ऐसे, इनको हम कहते हैं स्पोर्स। आगे और भी अच्छा समझ में आएगा, तो कृपया करके आप सुनते रहें। ये होंगे स्पोर्स। अच्छा, ये स्पोर्स जो होते हैं सर, ये बनते कैसे हैं, बनेंगे कैसे, ये हम अब समझते हैं। देखो एक्चुअल में होगा क्या बेटा, एक्चुअल में होगा यहां पर, देखो हम देख रहे हैं यहां पर ये एक हाइफ है, हाइफ है। हाइफ जब बेटा मिल जाते हैं बहुत सारे, तो ये बना लेते हैं कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है बेटा, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, माइसीलियम। माइसीलियम, पेन ने मुझे परेशान कर दिया, इसे लिखना ही नहीं आता, ये आगे से टूटा हुआ है। तो हम यहां पर देखें, ये माइसीलियम है। इस माइसीलियम के ऊपर क्या होगा बेटा, ये माइसीलियम ऐसे हैं, इसके ऊपर यहां पर ग्रो कर जाएगा कुछ स्ट्रक्चर ऐसा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं बेटा फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। इसको हम कहते हैं FB, फ्रूटिंग बॉडी। इस फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर बेटा बन जाएंगे ऐसे स्पोर्स,
क्या बन जाएंगे? स्पोर। इस अलग एक दाने को मैं कहूंगा स्पोर, SPORE। ये स्पोर या फिर बेटा यहां से डिस्पर्स हो जाते हैं, दैट इज सर इसका मतलब क्या होता है? रिलीज हो जाते हैं। तो इन स्पोर से फिर से अलग से यहां पर और एक हाइफ या दोबारा से फंजे बन जाएगा। बात आ रही है समझ में? होगा कैसे? तो बड़ा ही सिंपल है यार। मैंने क्या कहा, यहां पर आप देखोगे एक हाइफ था, तो हाइफ मिला तो माइसीलियम बन गया, माइसीलियम के ऊपर सर फ्रूटिंग बॉडी बनती है, फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर बन गई स्पोर्स। ये स्पोर जो नीचे गिर जाएंगे तो इनसे दूसरा फंगस बन जाएगा। क्या यहां पर दो पेरेंट इन्वॉल्व हुए? बिल्कुल भी नहीं। क्या फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, कुछ ऐसी चीज? बिल्कुल भी नहीं। तो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम आगे ले जाते हैं। अब इसको और भी अच्छे से समझते हैं। पहले और स्पोर के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये जो स्पोर हमने देखा बेटा, स्पोर हमने देखा, ये स्पोर एक ही तरह का नहीं होता है, इसके अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। जैसे सर ये स्पोर हमारे पास हो सकता है बेटा, या तो ये होगा पहले ही मोटाइल, ये होगा बेटा मोटाइल। मोटाइल मतलब क्या होता है बेटा? इसके पास चलने के लिए फ्लैजिला होगा। क्या होगा? फ्लैजिला। आपने बेटा सेल वाले चैप्टर में पढ़ा है और मैंने भी आपको पढ़ाया है फ्लैजिला क्या है, ये कैसा होता है। ठीक है, ये मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये स्पोर जो है, मानो ये यहां पर ये स्पोर है, इसके बाहर होगा ऐसे कशर पॉइंट मोन तो लूट छे में सासा, इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर को फ्लैजिला बेटा। क्या कहेंगे? ये जो है बेटा यहां पर ये हो गया स्पोर। क्या हो गया? स्पोर। समझ रहे हो? इसको हम क्या कहते हैं? स्पोर। इसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है। क्या है? ऐसे को हम कहते हैं मोटाइल, और हम इनको कहते हैं बेटा जूस्पोर्स। क्या कहते हैं? जूस्पोर्स। व्हाट आर जूस्पोर्स और मोटाइल स्पोर? दो स्पोर्स इन विच देयर इज अ फ्लैजिला, जहां पर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। दूसरे जो हमारे पास हो सकते हैं पहले टाइप में, ये हो सकते हैं नॉन मोटाइल। क्या हो सकते हैं बेटा? नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल का मतलब क्या होता है सर? दैट इज ये मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, खुद ब खुद अपनी मर्जी से मूव नहीं कर पाएंगे। ये जब बेटा चलेंगे ये मोटाइल स्पोर्स, इनको एटीपी का यूज होगा क्योंकि इनके पास फ्लैजिला जो है उसको एक्शन करनी है। लेकिन ये जो नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं ये अपनी मर्जी से नहीं चल सकते हैं, ये इधर उधर जा सकते हैं हवा के करंट से, पानी के करंट से, क्योंकि इनके पास चलने के लिए फ्लैजिला नहीं होगा। तो ये फ्लैजिला हम कह सकते हैं, जैसे हमने देखा होगा बेटा हाउस बोट एटसेट्रा, ये नाव वाव देखी होगी पानी में, उनको मोटर चलाता है। तो इसी तरह फ्लैजिला इन मोटाइल स्पोर्स के अंदर फ्लैजिला मोटर की तरह काम तो नहीं कर रहा है ना, है ना? समझ में आ रहा है? इसी तरह ये जो नॉन मोटाइल होते हैं बेटा, इनको अगर हम देखें ये स्पोर्स होंगे ऐसे, इनके पास ऐसे फ्लैजिला आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये होंगे बेटा नॉन मोटाइल। इनके लिए एक टर्म यहां पर है बेटा एप्लानोस्पोर्स। एप्लानोस्पोर्स। व्हाट आर बेटा एप्लानोस्पोर्स? इन विच दोज स्पोर्स इन विच फ्लैजिला इज एब्सेंट। एनीवे आगे चलते हैं। दूसरे टाइप के जो स्पोर हमारे पास होते हैं बेटा, ये होते हैं बेटा या तो ये होंगे एंडोजीनस या होंगे एक्सोजीनस। या होते हैं बेटा एंडोजीनस। सर ये क्या होता है एंडोजीनस? देखते हैं। ये यहां पर मानो कि एक माइसीलियम है बेटा ऐसे, ठीक है, इस माइसीलियम के ऊपर ग्रो करा यहां पर फ्रूटिंग बॉडी ग्रो की, तो फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर कुछ ऐसा ठेला जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। इसके अंदर अगर ये स्पोर बनेंगे बेटा, इनको हम कहते हैं एंडोजीनस। क्या कहते हैं बेटा? एंडोजीनस। एंडोजीनस क्या होते हैं? हम ऐसे लिखेंगे बेटा स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इनसाइड, किस चीज के अंदर बेटा? इनसाइड कवर। इनके पास बेटा एक कवर होगा, ये कवरिंग जो आप देख रहे हो इसके अंदर स्पोर्स रिलीज होंगे। इसको हम कहते हैं एंडोजीनस स्पोर्स हो सकते हैं। या तो हमारे पास हो सकते हैं बेटा एक्सोजीनस। क्या होंगे? एक्सोजीनस स्पोर्स। सर ये एक्सोजीनस स्पोर्स तो समझ में नहीं आया, अभी समझोगे यार। एक्सोजीनस स्पोर्स क्या होंगे? यहां पर मानो फिर से ये एक माइसीलियम है,
इसके ऊपर ग्रो कर जाती हैं बेटा फ्रूटिंग बॉडी में। बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो बच्चे पहले नहीं समझ पाए अब समझ आएंगे। ये हो गई फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर कवरिंग नहीं बनेगी, ऐसे बाहर के ही ओर, एंड एक्सो होता है बेटा बाहर के ओर ही बन जाएंगे ये स्पोर्स। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। दैट इज ये जो स्पोर हैं या तो ये बन गए बेटा इनसाइड द कवरिंग या बन गए बेटा आउटसाइड ऑन फ्रूटिंग बॉडी, आउटसाइड ऑन एफबी फ्रूटिंग बॉडी। बात आ रही है समझ में? क्या बहुत ही इजी है? यस सर। चलते हैं आगे। तीसरा टाइप जो इनमें होगा बेटा थर्ड टाइप, दैट इज फर्स्ट टाइप हमने क्या देखा, यहां पर थोड़ा सा फिर लिख देते हैं बेटा और भी मजेदार लगेगा। पहला हमने देखा या तो थे बेटा ये मोटाइल, ठीक है, दूसरे थे बेटा नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल। अच्छा ये हो गया पहला टाइप। दूसरा टाइप जो था बेटा ये थे या तो थे एंडोजीनस या थे बेटा एक्सोजीनस, ठीक है। तीसरा जो टाइप है बेटा ये होते हैं या तो सेक्सुअल स्पोर्स या होंगे बेटा एसेक्सुअल। अब समझते हैं कैसे। ये अच्छी है बातें यहां पर, इसमें हम समझेंगे सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल क्या होता है। अब इसी को हमने डिस्कस करना है, ठीक है। पहले अगर हम देखें बेटा ये जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं ये आपको यहीं पर बेटा याद रख लेना है। सेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं हमारे पास ये प्रोड्यूस होते हैं किसकी वजह से बेटा? सेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं बाय मियासिस। दे आर प्रोड्यूस्ड किस चीज की वजह से ये प्रोड्यूस होंगे बेटा? बाय मियासिस। पहले मैं मियासिस माइटोसिस को थोड़ा सा चखना आपको चखवा देता हूं बेटा। यहां पर एक सेल है, इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर 20 है, हम कहेंगे 2n है, डिप्लॉयड है। इसमें अगर मियासिस हो जाए तो यहां पर जो दो सेल्स बनेंगी ए से, एक सेल दो सेल, इनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा। इसमें 20 था, इसमें 10 होगा, इसमें 10। अब अगर इस सेल में आगे माइटोसिस हो जाए तो इसमें क्या बनेंगे? इसमें क्रोमोसोम नंबर फिर से 10 ही रहेंगे। इसमें भी अगर माइटोसिस 10 ही, आगे फिर से माइटोसिस क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा 10, आगे फिर से माइटोसिस क्रोमोसोम नंबर 10, ये डिप्लॉयड नहीं बन जाएगा। कुछ बच्चे सोच रहे होते हैं यहां पर क्रोमोसोम नंबर 10 है तो माइटोसिस कर देंगे, अब इसमें 20 बन जाएगा। 20 के हवा से बन जाएंगे, 10 ही इसमें रहेंगे, ठीक है। मियासिस से अलबत्ता क्या हो जाता है बेटा? क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, यह आपको याद रखना है। और मियासिस एक ही दफा होती है, दो दफा नहीं हो सकती हैं। अगर यहां पर मियासिस हुई 20 से 10 आ गए, आगे फिर से अब मियासिस नहीं होगी। लेकिन माइटोसिस कहीं दफा होती रहती है, लाखों करोड़ों बार होती रहती हैं, जब तक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कंप्लीट नहीं हो जाती है। बात आई समझ में? अब हम ये देख रहे हैं ये जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं मियासिस से। सर इनमें मियासिस क्यों होती है, ऐसा क्या फंडा है? समझते हैं। ये मानो एक माइसीलियम है, यहां पर ये माइसीलियम डिप्लॉयड है 2n। क्या है? 2n का मतलब होता है बेटा डिप्लॉयड। इसमें कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, डिप्लॉयड है। अच्छा इसके ऊपर क्या हो जाएगा? फिर से मैं इस माइसीलियम को दिखाता हूं ऐसे, ये माइसीलियम है, ये अगर सर डिप्लॉयड था, इसके ऊपर जो फ्रूटिंग बॉडी ग्रो करेगी, क्या ये जो फ्रूटिंग बॉडी है क्या वो भी 2n ही होगी डिप्लॉयड? यस सर। यहां पर भी 2n होगी? यस सर। माइसीलियम है ना 2n, तो इसके ऊपर फ्रूटिंग बॉडी जो बनेगी वो भी 2n होगी। फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर क्या बनते हैं? स्पोर्स। मानो कि स्ट्रक्चर के अंदर बनेंगे अब स्पोर्स। लेकिन पीछे हमने देखी थी एक चीज, अभी क्या देखा था हमने पीछे देखा ये जो स्पोर्स होते हैं बेटा ये होते हैं हैप्लॉयड। क्या होते हैं बेटा? हैप्लॉयड। हम यहां पर देखेंगे, देखो मैंने कहीं पर ये पढ़ाया था अभी देखो, व्हाट इज स्पोर? सर स्पोर होते हैं स्मॉल, हैप्लॉयड होते हैं सिंगल सेल, और हैप्लॉयड मैंने कहा। तो हैप्लॉयड अगर हैं, अगर सर ये हैप्लॉयड हैं तो हमें तो यहां पर भी फिर हैप्लॉयड ही स्पोर बनाना है ना। सोचो दिमाग से। माइसीलियम डिप्लॉयड है, फ्रूटिंग बॉडी भी डिप्लॉयड है। अच्छा ये जो कवर होगा ये भी डिप्लॉयड है, 2n है, लेकिन जो इसके अंदर स्पोर बनाने वो तो हैप्लॉयड बनाने हैं ना। अगर स्पोर्स हैप्लॉयड बनाने, क्या मैं फिर इस कवरिंग के अंदर मियासिस करूंगा या माइटोसिस? सर आप तो मियासिस करोगे। दैट इज इसके अंदर 2n है तो ये जो अब स्पोर्स बनेंगे इसके अंदर, इन स्पोर्स को अगर मैं यहां पर दिखाऊं
तो ये जो स्पोर्स होंगे बेटा ये एन होंगे, क्या होंगे, एन, हैप्लाइड ही होंगे। तो इन एन से फिर से बन जाएगा हमें दूसरा माइसीलियम। बात आ रही है समझ में, ठीक है। ये होते हैं सेक्सुअल स्पोर्स, क्या होते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स, दैट इज ये हमेशा बनते हैं बेटा मियासिस से। दूसरे होते हैं बेटा एसेक्सुअल, क्या होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स। समझो बेटा, एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं बेटा, देखो बेटा इसमें रिप्रोडक्शन ही पढ़ने का टॉपिक है, बाकी आप खुद भी वो चीजें समझ सकते हो, ठीक है। एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं बेटा ये प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय बेटा किस से होते हैं बेटा, माइटोसिस से बेटा। ये प्रोड्यूस होते हैं माइटोसिस की वजह से। सर कैसे, समझाइए। हम समझते हैं इसको ऐसे, हम लेते हैं यहां पर बेटा एक माइसीलियम यहां पर, ठीक है। अब इस माइसीलियम को मैं फिर से यहां पर ड्रा करता हूं बेटा ऐसे। इस माइसीलियम के ऊपर सर ग्रो कर जाएगा ये फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है, ग्रो कर गई इसके ऊपर बेटा ये फ्रूटिंग बॉडी। ये फ्रूटिंग बॉडी जो ग्रो करी तो इस फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर बनेगा मानो ऐसे कवर। तो ये माइसीलियम अगर हैप्लाइड है, ठीक है, यहां पर ये माइसीलियम भी होगा हैप्लाइड, ठीक है, ठीक है सर, हैप्लाइड है। अब ये जो फ्रूटिंग बॉडी बनी होगी बेटा एफ बी, क्या ये भी हैप्लाइड होगी एन, यस सर होगी हैप्लाइड। इसके अंदर जो स्पोर बनेंगे वो हमें क्या बनाने, सर हैप्लाइड स्पोर, तो पहले आपने कहा हैप्लाइड ही होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो स्पोर्स होंगे बेटा ये तो हैप्लाइड ही होने चाहिए ना। तो यहां पर अगर पहले सब कुछ हैप्लाइड है, क्या हम फिर से मियासिस करेंगे, नहीं, मैंने कहा था मियासिस एक ही दफा होती है, इसमें कहीं पहले ही मियासिस हो गई है। तो अब ये हैप्लाइड है, ये हैप्लाइड है, फ्रूटिंग बॉडी हैप्लाइड है, तो यहां पर हो जाएगी बेटा अब मियासिस, क्या हो जाएगी, सॉरी मियासिस नहीं यार, तो हो जाएगी यहां पर माइटोसिस, माइटोसिस। दैट इज अगर ये माइसीलियम इसके अंदर 10 क्रोमोसोम है, हैप्लाइड है, एन है, तो हमें जो स्पोर चाहिए उसके अंदर भी 10 ही हैप्लाइड होना चाहिए, इसलिए हम यहां पर करेंगे माइटोसिस। तो यहां पर एसेक्सुअल स्पोर जो बनते हैं ये आपको पता होना चाहिए बेटा, एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं माइटोसिस की वजह से, ठीक है। दैट स्पोर 3 टाइप्स के, मोटाइल, नॉन मोटाइल। कुछ आप पानी में खुद से चल सकते हैं, कुछ नहीं चलेंगे। कुछ प्रोड्यूस होते हैं इनसाइड द कवर, एंडोजीनस, कुछ कवर के बाहर बनते हैं, एक्सोजीनस, ठीक है। अच्छा, कुछ बनते हैं बेटा माइटोसिस से एसेक्सुअल स्पोर, कुछ बनते हैं मियासिस से सेक्सुअल स्पोर्स, ठीक है। आगे और भी मजा आएगा इसको समझने में, इसकी रिप्रोडक्शन बड़ी दिलचस्प है बेटा। ये हो गई अब बेटा यहां पर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अगर हम इसमें देखें बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तो इससे भी बड़ी है बेटा, ये तो इससे भी अच्छी है। और एक है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम यहां पर बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें हम सर क्या चीजें पढ़ेंगे, मजेदार चीजें कुछ पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सर क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पता ही है बेटा कैसे होगी। देखो ये क्या होती है, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी बेटा, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सर इसका क्या मतलब है, सर हमने देखा था पैरासेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में, वहां पर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती थी, वेरिएशन आती थी, लेकिन वो ट्रू रिप्रोडक्शन नहीं थी। क्यों सर, वहां पर ना ही तो गिमेट्स होते थे, एक बात, ना ही तो मियासिस माइटोसिस का कंसेप्ट वहां पर था, दूसरी बात, ना ही तो वहां पर क्या होते थे, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते थे बेटा, ठीक है, गिमेट्स भी नहीं प्रेजेंट होते थे। यहां पर अगर हम देखें इसको ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए कहेंगे बेटा क्योंकि इसके पास क्या होंगे बेटा गिमेट्स प्रेजेंट होंगे बेटा, ठीक है। कुछ के पास, कुछ ऐसे फंगस भी हैं उनके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है लेकिन गिमेट्स नहीं बनते हैं, देखेंगे बेसिडोमाइस्टीज, उसमें भी कुछ अलग फंडा होगा, गिमेट्स बनेंगे। अच्छा, मियासिस होगी अच्छे से बेटा, मियासिस होगी सर, जाइगोट बनेगा, फर्टिलाइजेशन भी होगी, सब चीजें होगी। दैट्स ट्रू रिप्रोडक्शन है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिंदास, इसमें कोई भी टेंशन नहीं है सर। लेकिन आगे क्या होगा, आगे ये देख रहे हैं इसमें क्या होगा। अब ये होगी कैसे वो समझना है। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यहां पर अच्छे से समझते हैं। ये होगी बेटा दो तरह से, एक होगी बाय मीन्स ऑफ
बाय मीन्स ऑफ गिमेट्स, या तो इसमें बनेंगे बेटा गिमेट्स और होगी बेटा बाय फ्यूजन ऑफ टू सोमैटिक हाइफ, टू सोमैटिक हाइफ। सर समझ भी नहीं आया, समझ में आ जाएगा। पहले हम इसको समझते हैं, बाय मीन्स ऑफ गिमेट्स कैसे होगा। देखो ये बाय मीन्स ऑफ गिमेट्स कैसे होता है बेटा, इसको समझते हैं। इससे एक माइसीलियम है, यहां पर एक फंगस है, दूसरा फंजे, दो है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना बेटा, दो पेरेंट्स का तो मिलना जरूरी है। दो पेरेंट्स हैं सर, बिल्कुल ठीक। अच्छा, इन दोनों के ऊपर बनेंगे गिमेट्स बनाएंगे, ये भी बनाएगा गिमेट्स, ये भी क्या बनाएगा बेटा गिमेट्स, ये बन गया इसका गिमेट, ये बन गया इसका गिमेट। जी सर ठीक है, गिमेट्स हैप्लाइड होते हैं, हाँ सर हैप्लाइड होंगे, हैप्लाइड होंगे, ठीक है। अच्छा, क्या माइसीलियम सर हैप्लाइड होगा, हाँ फंगस क्योंकि हैप्लाइड होते हैं बेटा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फंजे जो होते हैं ये हैप्लाइड होते हैं। अब देखो गिमेट्स हैं, गिमेट्स के बाद क्या ये गिमेट्स मिल जाएंगे, यस सर मिल गए इसे, तो बन जाता है जाइगोट। क्या बन जाएगा, जाइगोट, जाइगोट बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्या ये सर हैप्लाइड होगा जाइगोट, नहीं ये डिप्लाइड होगा 2n, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर बराबर होगा, आधे इसके आधे इसके, ठीक है। अच्छा, अब बन गया जाइगोट, ठीक है। जाइगोट से बन जाते हैं बेटा स्पोर्स, क्या बन जाएंगे स्पोर्स, ऐसे स्पोर से फिर से बन जाएगा माइसीलियम। बात आई समझ में। ये होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ गिमेट्स, दो गिमेट बनेंगे मिल जाएंगे। दूसरा अगर हम देखें एसेक्सुअल, दूसरा क्या है बेटा, दूसरा है हमारे पास एसेक्सुअल नहीं, बाय मीन्स ऑफ सोमैटिक हाइफ। जैसे बेटा मैंने आपको बेसिडोमाइस्टीज कहा, तो नीट में ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं बेटा, जबरदस्त मस्त क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे, इससे तो स्पेशली रिप्रोडक्शन से खतरनाक क्वेश्चन बनेंगे। पीछे वाले में हमने देखा बेटा, यहां पर अगर आप देखोगे तो गिमेट्स बन रहे हैं सर, गिमेट्स मिल जाएंगे, जाइगोट बन जाएगा, शिबर अहमद बन जाएगा, आगे स्पोर्स, फिर आगे। लेकिन अगर हम यहां पर कुछ और देखें गड़बड़, सर क्या गड़बड़ देखें, मानो किसी में बेटा स्पोर बने ही नहीं, सॉरी गिमेट्स बने ही नहीं, है ना, यहां पर मेल एंड फीमेल गिमेट बने नहीं, जैसे बैसिडोमाइस्टीज इसमें गिमेट्स बनते ही नहीं है सर, इसमें तो फिर रिप्रोडक्शन कैसे होगी, समझेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी। तो इनके होती है बेटा सोमैटिक हाइफ जो होता है ना, यही फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूज हो जाएंगे। मानो कि एक हाइफ है ये ऐसे, दूसरा हाइफ है बेटा हमारा ये से, ये मैं वाइट में दिखा रहा हूं, दूसरा हाइफ है ए से, वाइट में दिखा रहा हूं, ठीक है। तो एक है बेटा यहां पर हाइफ जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वाला इस कलर का येलो कलर का, दूसरा मैं दिखा रहा हूं व्हाइट कलर का। अब यहां पर होगा क्या, अब अगर आप यहां पर देखोगे ये हाइफ क्या करेंगे बेटा, यही फ्यूज हो जाएंगे। तो इसको हम दिखाएंगे ऐसे, नीचे वाला होगा ए से, तो ऊपर से दिखाते हैं ऐसे, ठीक है। क्योंकि ये दोनों जब जुड़ेंगे ना यार, सोचो दोनों जब जुड़ेंगे, इसकी एक वाल आएगी इसकी इधर, तो यहां पर अगर हम देखें न्यूक्लियस का क्या फंडा होगा, न्यूक्लियस का क्या फंडा होगा, इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, इसके भी न्यूक्लियस है, क्या ये न्यूक्लियस दो दो यहां पर आएंगे ऐसे, बात आ रही है समझ में, या नहीं, है ना, क्या मैं बोल रहा हूं, यहां पर दो अलग अलग हाइफ हैं, ठीक है, ये भी एक हाइफ है, ये मिल जाएंगे, तो इनके न्यूक्लियस यहां पर फिर मिल जाएंगे आगे। अब मिल गए तो यहां पर अब इससे ऐसे आगे स्ट्रक्चर चलते रहते हैं, तो जाइगोट बन जाएगा जब दो न्यूक्लियस मिल जाएंगे, इसका न्यूक्लियस इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, ये अलग सेल्स में यहां पर मिल जाएंगे, तो जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट से फिर से बन जाएंगे स्पोर्स, स्पोर्स से फिर से बन जाएगा माइसीलियम।
फंडा समझो, ये अलग अलग रिप्रोडक्शन हमें एस्कोमाइस्टीज, बेसिडोमाइस्टीज, ड्यूटेरोमाइस्टीज, सॉरी ड्यूरोमाइस्टीज में एब्सेंट होती हैं, तो एस्कोमाइस्टीज, बेसिडोमाइस्टीज में हम और फाइकोमाइस्टीज में ये रिप्रोडक्शन अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल मैंने आपको कंसेप्ट दिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरीकों से होगी, या होंगी बेटा ये फ्यूजन ऑफ टू गेमेट्स, दो गेमेट मिलेंगे, या तो ये होंगे गेमेट्स नहीं होंगे सर, इस समय दो हाई फ्यूज हो जाएंगे। हाई फ्यूज हो जाएंगे तो इनके न्यूक्लियस नजदीक आ जाएंगे। एक्चुअल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में करना ही क्या होता है, वेरिएशन लानी होती है। इसीलिए तो बैक्टीरिया की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने देखा होगा ना ही गिमेट थे ना ही कोई चीज थी, वहां पर सिर्फ वेरिएशन आती थी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंट फायदा ये होता है बेटा, ये वेरिएशन लाती हैं, उसी वेरिएशन के भूखे होते हैं सब ऑर्गेनिज्म। तो ये वेरिएशन आ जाएगी कैसे सर, दो न्यूक्लियस जो मिल गए ना, एक मिला ये इसका ये येलो वाला न्यूक्लियस, दूसरा होगा इसका व्हाइट वाला न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसे दो न्यूक्लियस मिल जाएंगे, हो जाएगी ना वेरिएशन। जो आगे इनसे जाइगोट बनेगा, जाइगोट से स्पोर, क्या वेरिएशन होगी? यस सर। तो ये होती है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एनसीईआरटी ने लिखा है 3 स्टेप्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगी बेटा ये होती है 3 स्टेप से, हम इसे लिखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज 3 स्टेप्स। बेटा कितने स्टेप है भाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 स्टेप्स हैं, समझो। पहला ही है बेटा प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी, व्हाट इज प्लाज्मोगैमी? प्लाज्मोगैमी इज नथिंग बट, एनसीईआरटी ने लिखा है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। इसमें फ्यूजन किसका हो जाएगा बेटा? प्रोटोप्लाज्म का, समझेंगे। दैट इज, ये माना मैंने एक गिमेट था, ये माना मैंने दूसरा गिमेट था, अभी दिखा रहा था, ये किसी माइसीलियम से बने हुए होंगे। अब जब ये दोनों गिमेट यहां पर मिल जाते हैं तो सबसे पहले जो इनका साइटोप्लाज्म होता है बेटा एटसेट्रा, वही फ्यूज होगा। इसको हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी। दैट इज, ये न्यूक्लियस इसका व्हाइट वाला इधर होगा, तो दूसरा न्यूक्लियस जो है तो यहां पर ये येलो वाला ये इधर हो गया, ये रेड येलो वाला। तो और सबसे पहले जो इनका मिल जाएगा वो मिलेगा साइटोप्लाज्म। दैट इज, अभी तक फ्यूजन हुआ है सबसे पहले इनमें किसका? प्रोटोप्लाज्म का ही। अभी तक न्यूक्लियस नहीं मिले हैं, ये दोनों न्यूक्लियस अभी इकट्ठा साथ साथ हैं। इस स्टेज को हम कहते हैं बेटा डाइकैरियोफेज। समझना बेटा, ये एनसीईआरटी ने लिखा है, प्लीज इस पे ध्यान देना। डाई मतलब होता है दो, कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस। जिस स्टेज में सेल के पास 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट हो उस स्टेज को हम कहते हैं डाइकैरियोफेज। एंड ऐसी कंडीशन को कहते हैं डाइकैरियन। डाइकैरियन का मतलब क्या होता है बेटा? डाई हो गए 2, कैरियन हो गया न्यूक्लियस। क्या हो गया? न्यूक्लियस। यहां पर 2 गिमेट्स हैं, ये मिल गए, पहले इनका साइटोप्लाज्म एटसेट्रा मिला, न्यूक्लियस नहीं मिले, इस फेज को कहते हैं डाइकैरियोफेज। एंड इसी कंडीशन को कहते हैं डाइकैरियन। डाई का मतलब होता है 2, कैरियन का मतलब हो गया बेटा न्यूक्लियस, ठीक है। प्लाज्मोगैमी पहला स्टेप हो गया, ठीक है। अच्छा, ये डाइकैरियन बेटा एब्सेंट होगा, डाइकैरियोफेज एब्सेंट होता है। डाइकैरियोफेज इज एब्सेंट इन एस्कोमाइस्टीज में, एस्कोमाइस्टीज और जाइगोमाइस्टीज। जाइगोमाइस्टीज को तो छोड़ो फिलहाल, आप एनसीईआरटी ने लिखा है एस्कोमाइस्टीज, इसके ऊपर ध्यान दो। एस्कोमाइस्टीज एक पुराने जमाने का बेटा पहला पुराना फंगस माना जाता है, ठीक है, ओल्ड फंगस। सॉरी एस्कोमाइस्टीज नहीं यार, फाइकोमाइस्टीज है ये, फाइकोमाइस्टीज। फाइकोमाइस्टीज, फाइकोमाइस्टीज पुराने फंगस हैं बेटा। अब इन फाइकोमाइस्टीज में होता क्या है? इन फाइकोमाइस्टीज में ऐसे ही प्लाज्मोगैमी होगी, लेकिन जो ही इनमें बेटा ये 2 न्यूक्लियस उसी समय मिल जाते हैं जैसे साइटोप्लाज्म मिलेगा। यहां पर समझते हैं, मानो अगर ये फाइकोमाइस्टीज होगा ना यहां पर, तो इसमें आफ्टर प्लाज्मोगैमी उसी समय इसमें हो जाती है बेटा कैरियोगैमी। क्या हो जाएगी? कैरियोगैमी। कैरियोगैमी का मतलब होता है 2 न्यूक्लियस का मिलना। जो ही इनमें प्लाज्मोगैमी होती है उसी के बाद साथ साथ में ही कैरियोगैमी भी हो जाती हैं। लेकिन जो बाकी फंगस हैं एस्कोमाइस्टीज, बेस्टोमाइस्टीज,
उसमें ये दो न्यूक्लियस जो होंगे बेटा यहां पर, ये जो दो न्यूक्लियस होंगे यहां पर, ये पहले रुकेंगे कुछ समय के लिए ऐसे, ये न्यूक्लियस भी कुछ पाज लेगा तो ये न्यूक्लियस भी पाज लेगा, तो दो न्यूक्लियस नजदीक नजदीक आएंगे। इस स्टेज को कहते हैं डाइकैरियन, डाइकैरियोफेज, एंड इन न्यूक्लियस को कहते हैं डाइकैरियन। ये स्टेज आपको दिखेगी एस्कोमाइस्टीज, बेसिडोमाइस्टीज में। फाइकोमाइस्टीज में ये जल्दी जल्दी ही मिल जाते हैं। प्लाज्मोगैमी हुई, साथ में ही न्यूक्लियस भी उसी समय जुड़ जाते हैं, जैसे कश्मीरी में होता है, आधे लोग निशानी करते हैं साथ में ही शादी भी, लेकिन कुछ लोग होते हैं पहले निशानी की, मानो प्लाज्मोगैमी, फिर रुक जाते हैं बहुत समय के लिए, ठीक है। उस स्टेज को हम कहेंगे डाइकैरियोफेज। फिर उसके बाद कुछ समय बाद, 2-3 महीने, साल के बाद शादी करते हैं, वो हो गई फिर कैरियोगैमी। क्या हो गई? कैरियोगैमी। दैट इज पहला स्टेप हमने समझा प्लाज्मोगैमी। दूसरा हम समझेंगे बेटा कैरियोगैमी। कैरियो मतलब हो गया न्यूक्लियस, गैमी मतलब हो गया मैरिज। दैट्स अब होगा, इसमें क्या होता है बेटा? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस अकर। इसमें क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा। जैसे यहां पर एक, शाबाश, तो ये दूसरा गिमेट, ठीक है, ये यहां से किसी माइसीलियम से बने होंगे, तो ये दोनों यहां पर मिल जाएंगे। सबसे पहले क्या होगी बेटा? प्लाज्मोगैमी। इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस नजदीक नजदीक आएंगे, तो सबसे पहले इनका साइटोप्लाज्म मिलेगा। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? प्लाज्मोगैमी, पहला स्टेप। इसके बाद ये न्यूक्लियस कुछ समय के लिए रुक जाते हैं, यहां पर फ्यूज नहीं होंगे, डाइकैरियोफेज, फाइकोमाइस्टीज में एब्सेंट। तो इसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है फिर वो होता है कैरियोगैमी। क्या होगा बेटा? कैरियोगैमी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस होगा। दैट इज, ये दोनों न्यूक्लियस जो है बेटा अब मिल जाएंगे ऐसे। साइटोप्लाज्म तो पहले मिला, अब कुछ समय बाद रेस्ट लेने के बाद यहां पर न्यूक्लियस भी मिलेंगे। इसको हम क्या कहते हैं? कैरियोगैमी। वो हो गया दूसरा वाला स्टेप। पहला इज प्लाज्मोगैमी, फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा। देन हमने देखा डाइकैरियोफेज। व्हाट इज डाइकैरियोफेज? डाइकैरियोफेज इज आफ्टर प्लाज्मोगैमी देयर इज नॉट इमीडिएट कैरियोगैमी। इमीडिएट कैरियोगैमी नहीं होती है, तो वो होता है डाइकैरियन फेज। उसके बाद डाइकैरियोफेज किस में एब्सेंट है? फाइकोमाइस्टीज में। उसके बाद होगी कैरियोगैमी, दो न्यूक्लियस मिल गए। यहां पर देखो आप, दोनों न्यूक्लियस मिल गए हैं। इसमें ये भी थोड़ा सा कलर डाल देते हैं, आपको ऐसा लगेगा, दोनों न्यूक्लियस मिल गए। अब इसके बाद जाइगोट में हो जाती है बेटा, ये बन गया यहां पर कैरियोगैमी। इसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है उसको हम कहते हैं मियासिस। क्या कहते हैं बेटा? मियासिस। शाबाश। मियासिस क्यों होती है बेटा? ऐसे हम लिखेंगे, एनसीईआरटी ने लिखा एज फंजे और हैप्लाइड। क्या होते हैं बेटा? फंजे होते हैं बेटा हैप्लाइड। हैप्लाइड का मतलब होता है बेटा इनमें क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस्ड होते हैं। डिप्लॉयड सेल में मानो कि 20 होने चाहिए थे, हैप्लाइड में 10 ही होते हैं, तो ये हैप्लाइड होते हैं। 10 जाइगोट shows meiosis to form haploid mycelium। मैंने पहले ही आपको कहा फंगस जो होते हैं हैप्लाइड होते हैं, इनका माइसीलियम हैप्लाइड होता है। अब हैप्लाइड बनाने के लिए तो हमें जाइगोट में मियासिस करनी पड़ेगी ना बेटा। यहां पर ये जो जाइगोट बना, अब ये जाइगोट होगा डिप्लॉयड, ये तो पता है, ये गिमेड ये एन होगा, यहां पर ये भी एन होगा, तो ये होगा यहां पर, इसको छोड़ ही दो फिलहाल, ये एक्चुअल में होगा n+n। ये आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर होगा ये 2n, दैट इज जाइगोट बन गया। जाइगोट में अब हो जाएगी बेटा यहां पर मियासिस, क्योंकि बेटा हमें हैप्लाइड स्पोर बनाने, क्या बनाने? स्पोर बनाने हैप्लाइड, एंड इनसे फिर से हमें बन जाएंगे हैप्लाइड माइसीलियम, उनसे फिर गिमेट्स एटसेट्रा। क्योंकि फंगस होते हैं हैप्लाइड, एनसीईआरटी खुद ही लिख रही है, तो जाइगोट के बाद होती है मियासिस। लेकिन हमारे केस में या प्लांट्स के केस में आप देखोगे हायर यूकैरियोटिक जो होते हैं इनमें डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं। दैट इज, हम जब बने थे ना तो हमारे जाइगोट में मियासिस नहीं हुई, जाइगोट में फिर माइटोसिस होती रही, हम जैसे आदमी बन गए, ठीक है। इसी तरह ये हैप्लाइड है, तो हम भी अगर हैप्लाइड होते तो हमारे जाइगोट में भी मियासिस होती। क्योंकि हम हैप्लाइड नहीं है इसलिए हमारे जाइगोट में होती है माइटोसिस। एंड ये भी क्या है बेटा? ये हैप्लाइड होते हैं फंगस,
तो इसीलिए इनके जाइगोट में क्या होती है, मियासिस। फिर से समझते हैं, ये एक यहां पर दो गिमेट हैं, ये मिल जाएंगे, पहला स्टेप हो जाएगा प्लाज्मोगैमी, दूसरा हो जाएगा इसके बाद कैरियोगैमी, दैट इज दो न्यूक्लियस मिल जाएंगे, फिर हो जाएगी बेटा इसमें मियासिस, क्या हो जाएगी बेटा, मियासिस, तो मियासिस से बन जाएंगे स्पोर, फिर से लाइफ साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा, ये हो गई रिप्रोडक्शन। अब अच्छे से इसको समझेंगे दूसरे लेक्चर में, एस्कोमाइस्टीज में कैसे होती हैं, फाइकोमाइस्टीज में कैसे होती हैं, बेसिडोमाइस्टीज में कैसे होती हैं। फिलहाल टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लास्ट वाला टॉपिक जो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे बेटा, वो हो गया यहाँ पर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी ने ऐसे नहीं लिखा है, तो हम प्रिसाइज करके एंड इजीली मैनर में इसको हम समझेंगे। अगर हम ये फंगस को देखें बेटा, एनसीईआरटी की क्लासिफिकेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो मैं इसको डिवाइड करूंगा बेटा दो हिस्सों में। एक को मैं कहूंगा बेटा लवर फंजे, ठीक है, इनको मैं कहूंगा हायर फंजे, ठीक है, लवर फंजे एंड हायर फंजे। लवर फंजे में आप किस किस को पढ़ते हो बेटा, हम यहां पर लवर फंगे में पढ़ते हैं बेटा दो जनाब को। एक होता है यहां पर लवर फंजे में हो गया एग्जाम्पल फाइको माइस्टीज, दूसरा क्या हो गया बेटा जाइगो माइस्टीज, शाबाश। लेकिन हम इसमें सिर्फ ये एक पढ़ेंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे, बात खत्म। अच्छा, लवर फंजे क्यों हम इनमें कहते हैं बेटा, क्योंकि इनका जो माइसीलियम या हाइफ होंगे बेटा, जो इनके हाइफ होते हैं बेटा वो होते हैं ए सेपिटेट, दैट इज ये हाइफ ऐसे होंगे, इनके बीच न्यूक्लियस ऐसे होंगे, ये फ्री ट्यूब लाइक होंगे, ऐसे क्रॉस वॉल एब्सेंट होंगे। इनको हम क्या कहते हैं बेटा, ऐसे जिस फंगस के पास ऐसे हाइफ होते हैं उनको हम कहते हैं लवर फंजे। दूसरे हो गए हमारे जनाब हायर फंजे। हायर फंजे क्या होंगे बेटा, इनके जो माइसीलियम है तो ये होंगे बेटा सेपिटेट ऐसे, ठीक है, ये होंगे बेटा ऐसे सेपिटेट। ऐसे फंजे को हम सबको कहते हैं हायर फंजे, इनको हम क्या कहेंगे, हायर फंजे, दैट इज ये क्या होंगे बेटा, ये होंगे सेपिटेट। बात आ रही है समझ में, ये सेपिटेट होंगे, ये एसेपिटेट है, इसमें दो क्लास पढ़ेंगे। ये जो हायर फंजे हैं ये तो ठीक है, ये सेपिटेट होंगे सब, लेकिन ये खुद आगे फिर दो तरह के होंगे बेटा। कितने तरह के होंगे, ये खुद आगे दो तरह के होते हैं। ये जो हायर फंजे होते हैं आगे इनके पास खुद के दो टाइप्स होते हैं। एक होते हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होगी, बात आ रही है समझ में। दूसरे होंगे जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होगी बेटा, समझो बातों को। अरे यार, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगी बेटा, एब्सेंट होगी, बात आ रही है समझ में। जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होगी, ये कौन से हैं बेटा, ये हमारे पास हैं एस्कोमाइस्टीज, क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए। दूसरा है बेटा बेसिडो माइस्टीज। अच्छा, ये जो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिनमें एब्सेंट होती है, जिनको हम फंजे इम्परफेक्ट भी कहते हैं, दैट इज ड्यूटेरोमाइस्टीज। अच्छा देखो, अब हमने क्या पढ़ा, फंगस को हमने क्लासिफाई कर दिया। क्लासिफाई करने के बाद सर हमने क्या समझा, कुछ लवर फंगस हैं। लवर फंगस में क्या है सर, एसेपिटेट हाइफ है, यहां पर क्रॉस वाला एब्सेंट है, तो इनके दो क्लास हैं, फाइकोमाइस्टीज जाइगोमाइस्टीज। हम फाइको को पढ़ेंगे। हायर फंजे हम दूसरा देखेंगे। हायर फंजे क्या है सर, इन सब के जो ये होंगे बेटा माइसीलियम, ये सेपिटेट होंगे, इनमें सेप्टा प्रेजेंट होंगे, लेकिन होंगे ऑन द बेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये दो तरह के हैं, जिनमें प्रेजेंट होती है एस्कोमाइस्टीज बेसिडोमाइस्टीज, जिसमें एब्सेंट होती है ड्यूटेरोमाइस्टीज। और एक पॉइंट, क्या सर फाइकोमाइस्टीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, मैंने कब कहा, इनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होती है। एब्सेंट एक ही में है, वो है
किसमें, ड्यूटेरोमाइसीट्स में। तो थैंक्स, इस वीडियो को आप देखिए। तो अभी भी कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ज़रूर, ठीक है। और क्लास में भी डिस्कस करेंगे फिर से। तो इंशाल्लाह अब जल्दी ही दूसरा लेक्चर भी आ जाएगा।